Bismillahirrahmanirrahim. Today is our second lecture. इससे पहले कि हम अपने सेकंड लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, कुछ फीडबैक आप लोगों से डिस्कस करना है जो मुझे फर्स्ट लेक्चर के बाद मिला। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि हमें प्रोग्रामिंग जावा में करनी चाहिए स्टार्ट, और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि हमें C++ में करनी चाहिए। हर कैंपस में जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपना राय का इजहार कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कोई डिस्कस कर लूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ये कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं था। आप कोई भी लैंग्वेज फॉलो कर रहे हो, चाहे वो C++ हो या जावा हो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जस्ट हर लैंग्वेज का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, जो उसके बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब की सेम होती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़र्स्ट लेक्चर हमारा क्या था। और उसमें मैंने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखा है कि जी आपको उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए जाएं। लैंग्वेज माय डियर स्टूडेंट, उसको करना किसी भी दूसरी लैंग्वेज को वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज पे स्विच कर जाते हैं। उसके लिए आपको किसी मेंटोर की, किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें यह है कि जी मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप जब थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा बात को समझना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको इन पैरेलल जावा भी जो है वो स्टार्ट करवा दूँगा। तो उसमें ये होगा कि जो लोग C++ में काम करना चाहें वो C++ में करते रहें, और इन कंपैरिजन में आपको पैरेलल में साथ साथ जावा में भी काम करवाऊँगा। तो जस्ट सिंटैक्स चेंज करना है, तो आप जो है वो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी आप इस वक्त कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह तीसरे चौथे लेक्चर में मैं आपको जो है वो जावा का इंट्रोडक्शन भी और जावा इन पैरेलल स्टार्ट करवा दूंगा, तो आप उसमें भी काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इस वक्त जो है वो C++ में कर रहे हैं या जावा में कर रहे हैं। आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझें। जस्ट सिंटैक्स चेंज कराऊंगा और एक लेक्चर में ही आप जो है वो जितना काम आपने C++ में किया आप वही सेम जो है वो जावा में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें। सिंटैक्स चेंज करने से हम प्रोग्रामिंग में स्विच कर जाएंगे जावा में, आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस की थी। इनमें टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पे हमने काम कर लिया था। आज हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का बाकायदा आगाज करेंगे। मैंने अब इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप जब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो कर लेंगे तो फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप छोटे छोटे खुद से प्रोग्राम, स्मॉल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद फिर बाद में हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का स्टार्ट लेंगे। तो पहले हम जो है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन करेंगे और कुछ अपनी प्रोग्रामिंग का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ने से नहीं करने से आती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग पे जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। फिर साथ साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाएंगे और फिर प्रोग्रामिंग में उसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन से, दैट इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। As stated earlier, data before processing and after processing goes to RAM. प्रोग्रामिंग को प्रॉपरली समझने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर का जो एक्चुअल प्रोसेसिंग साइकिल है उसको समझने की ज़रूरत होती है।
तो डाटा बिफोर प्रोसेसिंग मीन जो भी आपने जिस डाटा पे प्रोसेस करवाना है, जो भी आप डाटा एंटर करते हैं कीबोर्ड से, वो डाटा आपका रैम में जाता है और फिर प्रोसेस होने के बाद इट अगेन गोज टू रैम. सो रैम इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. रैम में डाटा जाए बगैर वो ना तो प्रोसेस हो सकता है और प्रोसेस होने के बाद जो डाटा है वो भी रैम में जाता है और रैम में जाए बगैर वो ना ही आउटपुट यूनिट पे जा सकता. तो दो चीजें अहम है कि डाटा रैम में भेजना कैसे है और फिर रैम से डाटा को जो है वो आउटपुट यूनिट पे कैसे भेजना. तो ये हमारा दो स्टेप्स में प्रोसेस होगा. पहले हम डाटा को इनपुट यूनिट से रैम में भेजेंगे और फिर प्रोसेस हुए डाटा को रैम से आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले कराएंगे. तो जब भी आपने डाटा जो है वो इनपुट करना है, मीन आपने डाटा रैम में भेजना है फ्रॉम द इनपुट यूनिट, लेट्स से कीबोर्ड, तो उसके लिए आपने इनपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना. Input instructions are used to enter data from the input unit to RAM so that the input the values of the any variable. जब भी आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करनी होगी आप इनपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे. उसके लिए C++ में हमारे पास cin जो है ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है. अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने x की वैल्यू इनपुट करवानी है तो आप इसे लिखेंगे sin x, या y की वैल्यू इनपुट करवानी है तो sin y, या फिर अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इकट्ठी भी आप इनपुट करवाना चाहें तो आप sin x एंड y से काम जो है वो अपना कर सकते हैं. इसमें माय डियर स्टूडेंट एक बात जो है वो आप लोगों को ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें तो हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे आप जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल, सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे. सेमीकोलन इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन या एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है और इसके बाद आने वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एक नई इंस्ट्रक्शन होगी. सो चाहे आप टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का या किसी भी और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे आप सेमीकोलन का इस्तेमाल जरूर करेंगे. दैट इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर व्हिच टेल्स द कंप्यूटर दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट न्यू इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी स्टार्ट. इसी तरह से आउटपुट इंस्ट्रक्शन, तो जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन आप इनपुट यूनिट से डाटा रैम में भेजने के लिए यूज करते हैं और जो भी डाटा आपका रैम में मौजूद होता है वो उस वक्त तक आपके आउटपुट यूनिट तक नहीं जाता जब तक आप आउटपुट इंस्ट्रक्शन से उसे सेंड नहीं करते. तो जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू जो प्रोसेस हो चुका है या जो आपने प्रोसेस करवाना है, जो रैम में मौजूद डाटा अगर आप चाह रहे हैं कि वो आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले हो तो उसके लिए आप आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें. C++ में हमारे पास आउटपुट इंस्ट्रक्शन है cout. फर्ज कर लें कि आप वेरिएबल j की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आप cout j का इस्तेमाल करेंगे और फॉर एग्जांपल आप k की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो cout k का इस्तेमाल करेंगे. और ये याद रखें कि इनपुट के लिए आपके ग्रेटर देन के साइंस लगते हैं और आउटपुट के लिए आपने लेसर देन वाले साइंस जो है वो इस्तेमाल. ये ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इनपुट के लिए कौन से ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के लिए कौन से ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं. तो अगर आपने किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है या कांस्टेंट की वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है या अगर कोई आप स्ट्रिंग एज इट इज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन में लिखा है cout दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम. अब दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का मतलब यह है कि जो चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी, चाहे आपने इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिखा है, cout इंस्ट्रक्शन उसको एज इट इज डिस्प्ले कर दे. अब अगर कोई वेरिएबल
या स्ट्रिंग जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में है तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर किसी वेरिएबल को सी आउट कराया तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो करने के बाद, इससे पहले कि मैं आपको फोर्थ जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसका स्टार्ट करवाऊं, हम अपने प्लान के मुताबिक जो है वो 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है वो प्रोग्राम का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। सबसे पहले है कमेंट लाइन। अगर आप अपने प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए कमेंट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, देन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड देन मेन फंक्शन। इसमें जो फर्स्ट वन था दैट वाज कमेंट लाइन, तो स्लैश स्टैरिक और ये जो डॉटेड लाइंस लिखी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि डॉटेड लाइन वो एरिया है जहां पे आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और जो भी स्टेटमेंट इस डॉटेड एरिया में आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होगी। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। आप अपने प्रोग्राम में कमेंट लाइन इस तरह से ऐड कर देंगे जो आपके प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग को, रीडेबिलिटी को बढ़ाएगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होगी। यह आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई कमेंट लाइन अपने प्रोग्राम में लिखना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे। दिस इज अप टू यू। द सेकंड थिंग इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। आपके प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनकी डेफिनेशंस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हेडर फाइल्स में मौजूद होती है। जैसे आपने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है तो उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो iostream.h में मौजूद है। आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल किए बगैर जो है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन शामिल करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको iostream.h जो हेडर फाइल है ये शामिल करनी ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर है ग्लोबल डिक्लेरेशन। दिस इज द सेक्शन वेयर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड ग्लोबली सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द फंक्शन यूज्ड इन द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। आप पूरे प्रोग्राम में आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये इस फंक्शन के लिए यूज हो सकता है और किसी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होते हैं और मेन से पहले आप इन्हें डिक्लेयर करते हैं। इनका भी जैसे इस्तेमाल आएगा तो मैं आपको इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आ जाते हैं एक्चुअल 4 पॉइंट की तरफ। मेन हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो किसी भी C++ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का स्टार्ट करता है। आपने चाहे इसको प्रोग्राम के बिगिनिंग में लिखा या प्रोग्राम के एंड पे लिखा है, जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो हमेशा इस मेन फंक्शन से होगी। मेन में आपने इस तरह से मेन लिखना है, आगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है, और ये जो डॉटेड एरिया है ये वो एरिया है जहां पे आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो जब भी आप कोई भी C++ का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आप अपना मेन फंक्शन बनाएंगे और इस मेन फंक्शन का ये जो डॉटेड एरिया है यहाँ पे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हैं। आज ये इसका बाकायदा आगाज करते हैं, इसका फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें मैंने सबसे पहले iostream.h जो है वो इंक्लूड की है। अब ये जो iostream.h है ये हेडर फाइल है जो बेसिकली आपकी इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशंस इसमें मौजूद हैं। तो जब भी आपने जो है वो अपनी इनपुट या आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए जो है वो आप इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करें। उसके बाद वाइड मेन वाइड, इसमें जो वाइड है इसकी डेफिनेशन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मैं फर्दर आपको क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अभी जो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है वो ये है कि जो फर्स्ट वाइड है, जो मेन से पहले वाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर आप इसमें से कोई वैल्यू रिटर्न जैसे रिटर्न 0 लिखते हैं
तो फिर आप यहाँ पे इंट लिख देंगे। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे वाइड का इस्तेमाल करेंगे। और मेन के बाद पैरेंथेसिस में जो वाइड लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि मेन फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये किसी भी दूसरे फंक्शन से वैल्यू नहीं लेगा, खुद ब खुद अपना स्टार्ट लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे वाइड लिखा है कि ये अपने स्टार्टअप के लिए किसी दूसरे फंक्शन से वैल्यू नहीं ले रहा। इसके बाद पैरेंथेसिस में सिर्फ एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसमें आपने जस्ट एक इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने जो कुछ लिखा है ये एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये वो फर्स्ट प्रोग्राम है जो आपने बनाया है, इसको हमने टर्बो सी के एडिटर में जो है वो ओपन किया। अब जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो इसका कोई आउटपुट नहीं आता। उसके लिए ये है कि जी हमारे पास दो चीजें इस प्रोग्राम में ऐड करनी जरूरी हैं। एक तो यह है कि आप इसमें गेट सी एच का इस्तेमाल करें। गेट सी एच का इस्तेमाल और दूसरा अब इसमें क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करें। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है ये आपको स्क्रीन जो है वो रेज करके देगा। मीन अगर आपने कोई प्रोग्राम पहले से रन किया हुआ है या ऑलरेडी विंडो पे जो चीज़ मौजूद है, अगर आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लगाते तो वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देते हैं इसका मतलब आपने सबसे पहले जो है वो स्क्रीन को क्लियर कर दिया कि जो भी उस पर चीज़ मौजूद है वो रेज कर दी। और गेट सी एच का जो फंक्शन है ये एक करेक्टर इनपुट लेता है। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन इज टू फास्ट कि वो रिजल्ट दिखा के दोबारा सोर्स कोड आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो है वो वेट करे, प्रोग्राम आपको रिजल्ट दिखाए और जब तक आप कोई करेक्टर इनपुट ना करें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो, तो उसके लिए आप गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के फंक्शन के लिए आप एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9 से आपने प्रोग्राम रन किया तो ये देखें दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और इस वक्त जो है ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये आपसे एक करेक्टर इनपुट कर रहा है, मांग रहा है। जो गेट सी एच वाला फंक्शन आपने लगाया था इस वक्त वो एक्टिव है एंड इट इज डिमांडिंग अ करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। तो जब तक आप ये करेक्टर इनपुट नहीं करेंगे गेट सी एच का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन अपनी रोके रखेगा। और जैसे ही आप कोई करेक्टर इनपुट करेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आप सोर्स कोड में वापस चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि राइट नाउ यू आर एट गेट सी एच और until you do not give the any character from the keyboard आपका प्रोग्राम जो है वो इसी स्टेट में रहेगा। जब आप कोई करेक्टर इनपुट कर देंगे तो प्रोग्राम आपका वापस जो है वो सोर्स कोड में चला जाएगा। अब इसमें जस्ट एक लाइन आपने लिखी थी दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, हमें एक और स्टेटमेंट का यहाँ पे जो है वो उसको शामिल करें। फॉर एग्जांपल हम एक और स्टेटमेंट इसमें लिखते हैं।
अब ये एक और स्टेटमेंट ऐड की गई है जिसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT। अब इसमें जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि जी हमने फर्स्ट लाइन लिखी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो उसी स्टेटमेंट के, पिछली स्टेटमेंट के रिजल्ट के साथ अपेंड हो गया, उसने लाइन चेंज नहीं की। तो ये जो फॉर्मेशन है इसकी सेटिंग आपके अख्तियार में है कि आप चाहें तो उसे उसी लाइन में कंटिन्यू करें, चाहे तो उसे नेक्स्ट लाइन में ले जाएं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT जो है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको अपने सोर्स कोड में थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। अब ये जो एंडल मैंने ऐड किया है एंड ऑफ लाइन के लिए, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जब वो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद एंडल से यहाँ पे लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो नेक्स्ट लाइन का रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जैसे दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम एक लाइन पे आएगा और उसके बाद एंडल, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी और आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसको रन करते हैं जी कंट्रोल F9 से। देखें दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, अब रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे गया, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSIT। तो इस तरह से आप एंड ऑफ लाइन से जो है वो अपना आउटपुट जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने जो है वो लाइन चेंज करनी है। तो ये है जी हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इसके कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है आपके पास, फर्स्ट प्रोग्राम मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड किया है, राइट ऑन द प्रोग्राम दैट सिंपली ऐड टू इंटीजर वैल्यूज। तो आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें दो नंबर्स को ऐड किया जाए। इसी तरह से मैंने कुछ 5 जो है वो आपके लिए प्रैक्टिसेस जो है वो शामिल की हैं। तो आप इसी सीक्वेंस में जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए आज चूँकि फर्स्ट डे था तो कुछ जो है वो प्रैक्टिसेस जो है वो बनाई हैं। तो आज हम जो है वो इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम था, राइट ऑन द प्रोग्राम दैट सिंपली ऐड टू इंटीजर वैल्यूज, इसका स्टार्ट लेते हैं। मैंने इसमें हर स्टेप शामिल करने की कोशिश की है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो कि फ़ाइल आपने सेव कैसे करनी है, ओपन कैसे करनी है, हर चीज़ मैंने शामिल की है। तो ये है जी वो प्रोग्राम दैट ऐड टू इंटीजर वैल्यूज़। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने चूँकि इसमें हेडर फाइल्स जो है वो iostream.h और console input output.h जो है ये शामिल रखनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है तो iostream.h इंक्लूड करनी ज़रूरी है, और अगर आपने जो है वो क्लियर स्क्रीन का या getch फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए console input output.h जो है वो शामिल करनी ज़रूरी है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी इस हेडर फाइल में मौजूद। अब दो नंबर्स को जब आपने ऐड करना है तो यू नीड 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपने दो नंबर्स की वैल्यूज जो है वो आपने देनी है। लेकिन यह है कि जब उनको आप ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा
वो भी चूंकि रैम में जाना है और उसके लिए भी आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको एक्चुअली जो दो नंबर ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल जिसमें वैल्यूज़ आप जो है वो देंगे जिनको ऐड करना है, और तीसरा वो वेरिएबल जिसमें उसका रिजल्ट आएगा। तो इसमें देखें जी, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं, एक्स, वाई और जी, और इन तीनों की टाइप जो है वो इंटीजर रखी है। तो फर्ज कर लें एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो z वो वेरिएबल है जिसमें जो है वो हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे z जो है ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपने x और y की वैल्यू को ऐड किया। अब यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन जब तक आप z की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाएंगे वो आउटपुट यूनिट पे नहीं आएगी। तो जब आपने x की वैल्यू 10 दी, y की वैल्यू 20 दी और z जो है ये 30 कैलकुलेट हो गया, तो उसको आपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो डिस्प्ले भी करवाना है। अब इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ, जैसे लेट्स से मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, तो इसकी एग्जीक्यूशन चेक करें जरा। तो आपके पास रिजल्ट जो है वो z आ रहा है। अब z क्यों आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आपने z को जो डिस्प्ले करवाया वो इन्वर्टेड कॉमर्स में करवाया, और इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि z की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो, z डिस्प्ले ना हो बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको इसे इन्वर्टेड कॉमर्स से ख़त्म करना हो। अब अगर आप z को इन्वर्टेड कॉमास के बगैर सिंपल z जो है वो सी आउट करवाएंगे, तो अब जो है वो z डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि z की वैल्यू डिस्प्ले होगी। देखें 30 डिस्प्ले हो रहा है। अब ये 30 क्या है, ये z की वैल्यू है जिसमें x जो है was 10, y was 20 and z was x plus y, so the result is 30। इस तरह से आप जो है वो दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप x प्लस वाई की जगह पे x माइनस वाई लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अगर आप x मल्टीप्लाई बाय वाई लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें तब्दीली करते हैं, आप प्लस की जगह पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर दें। x मल्टीप्लाई वाई का मतलब ये होगा कि 10 और 20 जो है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और सी आउट जेड करने से आपकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। टेन मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 200। इस तरह से जो है वो आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू जो है वो उस अरिथमेटिक ऑपरेटर के रिजल्ट के तौर पे आएगी। इसी तरह से सेकंड जो है वो हमारे पास है, राइट डाउन द प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। तो अब हम थोड़ा सा अपनी एफर्ट को एक्सटेंड करते हैं। पहले हमने सिंपली 2 नंबर्स को ऐड किया था, अब हम जो है वो 3 नंबर्स को ऐड करेंगे और उसकी एवरेज भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
हाँ जी, ये वो प्रोग्राम है दैट कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब इसमें 3 नंबर्स जो है उनका आपने सम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो उन 3 नंबर्स के लिए आपको वेरिएबल्स या मेमोरी स्पेसेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स जो है वो रखे हैं 3 नंबर्स के लिए, जैसे ए, बी एंड सी, जिसका आपने सम कैलकुलेट करना है। और फिर एक वेरिएबल आपने रखा है सम के लिए और एक वेरिएबल आपने रखा है एवरेज के लिए। अब इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो आपके जो है वो इनपुट हो रही हैं, ए, बी और सी, और सम और एवरेज जो है ये आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए यू नीड टू हैव 5 वेरिएबल्स। अब इसमें ए की वैल्यू आपने 10 रखी है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। अब इसका अगर आपने सम करना है तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे और उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो सम में चली जाएगी। और फिर एवरेज जब आपने कैलकुलेट करनी होगी तो आप चाहें तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 कर दें, या फिर चूंकि सम में जो है वो ऑलरेडी एडिशन कैलकुलेट हो चुकी है, तो बजाय इसके कि हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करें, हम सम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। सम डिवाइडेड बाई 3 करने से मुराद यह है कि a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट ऑलरेडी सम में आ चुका है। सम डिवाइडेड बाई 3 करने से एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब सम और एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि सम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो और एवरेज की वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मैंने जो है वो इन्हेंस किया है कि यहाँ पे सी आउट आगे इन्वर्टेड कॉमास में मैंने सम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है। अब ये जो सम इज इक्वल टू मैंने इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद सम विदाउट कोट्स का मतलब ये है कि पहले जो सम इक्वल टू आपने लिखा है ये आएगा, और फिर जो सम विदाउट कोट्स लिखा है उसकी वैल्यू आएगी। तो इसका रिजल्ट आएगा सम इक्वल टू आगे सम की वैल्यू। सिमिलरली सी आउट एवरेज इक्वल टू मैंने कोट्स में लिखा है और फिर एवीजी लिखा है। इसका मतलब यह है कि पहले एवरेज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा और फिर एवरेज की वैल्यू आएगी। तो ये बेसिकली आपके आउटपुट को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसकी फॉर्मेशन चेंज की गई है। तो अगर आप चाहें तो सिंपल सम और एवीजी भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमें रिजल्ट में कंफ्यूजन रहती है कि ये सम का रिजल्ट है या एवरेज का रिजल्ट है। तो आप अपने सम और एवरेज के रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए उसे कोट्स में पहले जो है उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे दें। वो डिस्क्रिप्शन उसको जो है वो क्लियर कर देगी कि यहाँ पे आगे किसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये जो कोट्स में मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन शामिल की है। तो इसका रिजल्ट जो है वो सिंपल सम और एवीजी डिस्प्ले करवाने से, इस तरह से अगर आप सम और एवरेज डिस्प्ले करवाएंगे तो उसका रिजल्ट कदरे बेहतर आएगा। तो ये आपकी अपनी फॉर्मेशन है, आप इसको जैसे मर्जी करें। हाँ जी, अब देखें इसका रिजल्ट जो है वो सम इज इक्वल टू 60, एवरेज इज इक्वल टू 20। तो बेसिकली यह है कि जी आपके पास जो है वो सम इसका जो है वो 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60 आया, और 60 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये आपके पास 20 जो है वो उसकी एवरेज आ गई। अब यह है कि चूंकि एवरेज का चांस होता है कि वो डेसिमल वैल्यूज में चली जाए, तो जब भी आपने डिवीजन ऑपरेटर्स का या स्लैश ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो आप अपनी प्रॉब्लम के मद्देनज़र रखते हुए आप चाहें तो इसे इंटीजर में रखें, चाहे तो आप इसे फ्लोट में कन्वर्ट करें। फ्लोट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी कोई वैल्यू जो है वो एवरेज की वैल्यू डेसिमल में भी चली जाती है, तो फ्लोट आपको उससे बेहतर रिजल्ट देगा। अब फर्ज करें हम वैल्यूज जो है वो चेंज कर देते हैं। आप प्रोग्राम को रन करें।
अब देखें एवरेज की वैल्यू 43.33332 तक इसने दी है। अब अगर आपने एवरेज को इंटीजर रखा होता तो ये कभी भी आपको इतनी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो ना देता। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो आप इसे जो है वो फ्लोट में रख दें ताकि रिजल्ट आपको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मिल जाए। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जी यहाँ पे आपने यूजर से कहीं पे भी इनपुट नहीं लिया, बल्कि आपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू खुद से असाइन की है और असाइन करके उसका सम और एवरेज जो है वो कैलकुलेट की है। अब फर्ज करें कि आप चाह रहे हैं कि वैल्यूज जो है वो असाइन ना की जाएं, बल्कि वैल्यूज जो है वो यूजर से इनपुट ली जाए। तो उसके लिए जो है वो आप वैल्यू असाइन करने की बजाय वैल्यूज को इनपुट करें और उसके लिए इनपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें। तो आपने ए की वैल्यू 67 करने की बजाय आप इसे सीन ए कर दें। इसी तरह से बी की वैल्यू 33 फिक्स करने की बजाय आप सीन बी कर दें। और इसी तरह से आप c इज इक्वल टू 30 करने की बजाय इसे आप सीन 30 कर दें, सीन सॉरी सी कर दें। अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू आपने कोई असाइन नहीं की, लेकिन सीन ए का मतलब यह है कि जब प्रोग्राम रन होगा तो सीन जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली इनपुट इंस्ट्रक्शन है जो आपसे ए की वैल्यू खुद मांगेगी और फिर बी की वैल्यू भी इसी तरह से इनपुट की जाएगी कीबोर्ड से और फिर सी की वैल्यू भी कीबोर्ड से इनपुट की जाएगी। तो बेहतर यह है कि वैल्यू असाइन करने के बजाय आप इनपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें जिससे कीबोर्ड से वैल्यू यूज़र से इनपुट जो है वो लिया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वक्त जो है वो वैल्यू असाइन नहीं हुई बल्कि आपसे ए की वैल्यू मांगी जा रही है। फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू 20 दे दी, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो मांगी जा रही है, दैट इज फॉर एग्जांपल आपने 30 इनपुट कर दी। सी की वैल्यू जो है वो डिमांड की जा रही है, आपने लेट से कि उसकी वैल्यू 10 इनपुट कर दी। सो द रिजल्ट इज 60 एंड सम इज 60 एंड एवरेज इज 20। अब जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो कर्सर ब्लिंक कर रहा था, जिससे हमने चूंकि खुद प्रोग्राम डेवलप किया तो हमें पता है कि वो ए की वैल्यू मांग रहा है, फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। लेकिन आप अपनी इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा बेहतर बना लें जिससे एटलीस्ट पता चले कि इस वक्त वो किस चीज़ की वैल्यू जो है वो आपसे इनपुट कर रहा है। तो दोबारा सोर्स कोड में जाते हैं। तो इनपुट करने से पहले हम एक स्टेटमेंट का जो है वो शामिल कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं सी आउट enter the value of a। अब इस प्रोग्राम को रन करें। अब ये देखें आपके सामने लिखा हुआ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो गई है कि आपसे ए की वैल्यू डिमांड की जा रही है, आप ए की वैल्यू दें। अब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये इस वक्त बी की वैल्यू मांग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि जी वो आपके सामने किस चीज़ की वैल्यू मांग रहा है। तो आप इसे बी की वैल्यू दे दें, सी की वैल्यू दे दें। तो अब इसमें जो पहली स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए है दैट इज लुकिंग मच बेटर देन 20 एंड 30। तो हमें 20 और 30 की फॉर्मेशन को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हम अपने सोर्स कोड में थोड़ी और तब्दीली करते हैं। बी की वैल्यू इनपुट करने से पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है कि उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पे हमने इनपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं प्रोग्राम्स को और उसके बाद फिर जो है वो जब उन्हें एक्चुअल क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं तो उन्हें सही पता ही नहीं होता कि किस टूल का किस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल मैंने कहाँ पे करना है। इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक्स जो है वो आपको करा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जी किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए तो वो चीज़ बेहतर बन जाती है। तो अगर आप ये स्ट्रिंग शामिल नहीं भी करते तो रिजल्ट तो आ रहा था,
लेकिन जब आपने ये फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज किया तो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी बेहतर हो गया, अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो खुद शामिल करेंगे। इससे आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए मैंने सीन ए करने से पहले लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये स्टेटमेंट इनपुट इंस्ट्रक्शन से पहले एग्जीक्यूट होगी, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए पहले आ जाएगा और फिर इनपुट इंस्ट्रक्शन आएगी। फिर इसी तरह से एंटर द वैल्यू ऑफ बी पहले आ जाएगा, फिर इनपुट इंस्ट्रक्शन आएगी। फिर एंटर द वैल्यू ऑफ सी पहले आ जाएगा, फिर इनपुट इंस्ट्रक्शन आएगा। सो ए, बी और सी की वैल्यू को इनपुट करने से पहले आपके पास जो है वो उनकी सेंटेंस आ जाएगा कि क्या आप एक्चुअली करने जा रहे हैं। अब प्रोग्राम को रन करें। अब ये देखें एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपकी इनपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और वो आपसे ए की वैल्यू जो है वो डिमांड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने 45 एंटर कर दिया। उसके बाद ये देखें एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये वो लाइन है जो आपने खुद ऐड की थी सीन बी करने से पहले। तो इससे आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। आप बी की वैल्यू इनपुट करें। फिर देखें ये थर्ड लाइन आपने खुद ऐड की थी एंटर द वैल्यू ऑफ सी, तो इससे सी का वैल्यू आप इनपुट करनी है। तो ये आपके सामने जो है वो पहले से आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 80 लिख दिया। तो अब जो है वो फॉर्मेशन जो है वो पहले से मच बेटर हो गई है कि आप ए या बी और सी की वैल्यू इनपुट करते हैं तो उससे पहले जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाती। अब ये देखें जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने आ गया कि सम में इसका जो है वो बन रहा है 45, 60 और 80 का सम जो है वो 185 बन रहा है और एवरेज उसकी 61.666668 आ रही है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्टेड कॉमास में, ये आपने अपनी मर्जी से जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ पे आप शामिल करें। ये आपकी अपनी फॉर्मेशन है, आप अपनी मर्जी से रिज़ल्ट को बेहतर बना सकते हैं, रीडेबिलिटी उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा। अब फर्ज कर लें कि फर्स्ट स्टेज पे हमने ये कोई भी एंटर द वैल्यू ऑफ ए नहीं लिखा था, डायरेक्ट सीन ए, सीन बी और सीन सी लिखा था, तो प्रोग्राम तो आपका तब भी ठीक था। लेकिन जब ये लाइंस ऐड कर दी तो प्रोग्राम का रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा बेहतर हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो अपने प्रोग्राम की फॉर्मेशन बेहतर कर सकते हैं, बट ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चीज़ लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमने ऐड की है जिसमें टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में इनपुट किया जाएगा और उससे सेंटीग्रेड में जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। तो उसी तरह से पहले आपने ये इंक्लूड iostream.h जो है ये हेडर फाइल इंक्लूड की ताकि आप इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकें, और फिर इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हेडर फाइल आपने इंक्लूड की ताकि आप जो है वो क्लियर स्क्रीन और getch का इस्तेमाल कर सकें। तो ये दो हेडर फाइल्स, जब भी आप कोई जो है वो बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उससे रेलिवेंट उसकी हेडर फाइल जो है वो शामिल करनी ज़रूरी है। तो अभी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी उसके लिए जो दो हेडर फाइल्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने शामिल की। उसके बाद वाइड मेन वाइड, ये वो एरिया है जहाँ पे आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी है। यहाँ से मेन का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से मेन जो है वो क्लोज हो रहा है आपका। तो सबसे पहले उसी तरह से क्लियर स्क्रीन जो आपके पहले प्रीवियस आउटपुट को जो है वो क्लियर करेगी। उसके बाद यह है कि जी हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रोग्रामिंग में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये होती है कि आप उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं। आप समझ लें कि प्रोग्रामिंग की 50-60% जो कम्प्लेक्सिटी है वो अंडरस्टैंडिंग में है कि प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है या नहीं। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप उसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए बजाय इसके कि आप फटाफट क्वेश्चन देखें और उसके बाद फ़ौरन जो है वो प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम टाइप करना शुरू कर दें, आप पहले उसे अच्छी तरह समझें कि करना क्या है।
जैसे राइट ऑन द प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड, यानी कि जो चीज़ इनपुट है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और जो चीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है वो सेंटीग्रेड में। तो इनपुट आपने करनी है फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिस्प्ले आपने करानी है सेंटीग्रेड की वैल्यू। तो आपको बेसिकली दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो उसके लिए हमने दोनों वेरिएबल्स जो है वो फ्लोट डिक्लेयर किए हैं और इनपुट के लिए वेरिएबल जो रखा है वो एफ रखा है, जो टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में देना है, और आउटपुट के लिए आप वेरिएबल जो सेट किया दैट इज सेंटीग्रेड। तो दो वेरिएबल हैं, एक फ़ारेनहाइट के लिए एफ और एक सेंटीग्रेड के लिए सी। तो सबसे पहले उसी तरह से मैंने एक लाइन शामिल कर दी है, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ताकि एफ की वैल्यू जो इनपुट करें उससे पहले हमें पता चल जाए कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। सीन एफ की वैल्यू इनपुट हो गई, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था टेम्परेचर गिवन इन फ़ारेनहाइट, मीन फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट करनी है तो हमने सीन एफ किया, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमने उसे इनपुट कर दी। उसके बाद इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है वो ये है कि C इज इक्वल टू मीन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को जो है वो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू को सेंटीग्रेड में, मीन जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुई है वो वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में प्लेस हो जाएगी और सेंटीग्रेड कैलकुलेट होकर इस C को असाइन हो जाएगा। अब जब C को वैल्यू असाइन हो जाएगी तो वो डिस्प्ले नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आप उसे डिस्प्ले करेंगे नहीं। तो उसके लिए आप आउटपुट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब यह है कि ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद ये जो C है ये इन्वर्टेड कॉमास के बगैर है, कोट्स के बगैर है, तो यहाँ पे C जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगी क्योंकि ये कोट्स में है, और आगे C की वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं जी। तो यहाँ पे पहले जो है वो आपसे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिमांड कर रहा है। लेट से हम इसकी वैल्यू जो है वो 80 दे देते हैं, एंटर करें तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज 26.666। तो जो भी आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इनपुट किया है यहाँ पे क्या होगा कि वो सेंटीग्रेड में उसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। Write down the program to interchange the contents of two variables while the values of variables are input through the keyboard. अब ये प्रॉब्लम क्या है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपने इनपुट करनी है और उनकी वैल्यूज को इंटरचेंज इस तरह से करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में चली जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले में आ जाए। फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं A एंड B, तो हम A की वैल्यू इनपुट करेंगे, फिर B की वैल्यू इनपुट करेंगे और फिर इस तरह से उनकी स्वैपिंग करेंगे कि जो A में वैल्यू इनपुट की है वो B में चली जाए और जो B में वैल्यू इनपुट की है वो A में आ जाए। तो इंटरचेंज करना है आपने A और B की वैल्यूज को। इसके लिए आपको जो है वो बेसिकली एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो इंटरचेंजिंग आपके लिए करेगा, जिससे आप टेम्परेरी वैल्यू को आप जो है वो स्टोर कर सकेंगे। तो तीसरे वेरिएबल की का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम जो है वो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकेंगे, जिसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल हैं A, B एंड थर्ड वेरिएबल टेम्प। अब इसमें पहले हमने एंटर द वैल्यू ऑफ A, ये स्टेटमेंट हमने खुद शामिल की ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और सीन A की वैल्यू इनपुट हुई, फिर यहाँ पे B की वैल्यू इनपुट हुई। अब A और B की वैल्यू इनपुट हो गई है, अब हमने उसको स्वैप करना है। तो अगर हम A इज इक्वल टू B डायरेक्ट लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि B की वैल्यू A में चली जाएगी और A की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो पहले हम A की वैल्यू जो है वो एक थर्ड वेरिएबल जैसे टेम्प है वहाँ पे स्टोर करेंगे
और फिर ए में बी की वैल्यू ले लेंगे और फिर टेम्प की वैल्यू जो है वो बी में चली जाएगी। इस तरह से वैल्यू ओवरलैप भी नहीं करेंगी और आपके जो है वो ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू जो है वो ए में चली जाएगी। तो अब अगर हम इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को, तो जो आपने यहाँ पे वैल्यू ए को इनपुट की थी, जब आप सी आउट ए करेंगे तो बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और जो बी में इनपुट की थी जब सी आउट बी करेंगे तो जो वैल्यू आपने ए में डिस्प्ले करवाई थी वो वैल्यू डिस्प्ले। रन करते हैं जी इसे। ए की वैल्यू लेट से आपने 10 दी, बी की वैल्यू लेट से आपने 20 दी। तो अब देखें द रिजल्ट ऑफ ए, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 20 डिस्प्ले हो रही है और बी की वैल्यू जो है वो 10 डिस्प्ले। अब ये ए वाले कंटेंट्स जो है वो बी में आ चुके हैं और बी वाले कंटेंट्स जो है वो ए में आ चुके हैं। तो ये कैसे आए हैं? ये बेसिकली ये जो आपका मेथड है जिसमें आपने ए की वैल्यू को टेम्परेरी तौर पर टेम्प में स्टोर किया, फिर ए में जो है वो बी की वैल्यू ले ली और फिर बी में टेम्प, तो ये जो आपके पास 3 स्टेप्स हैं ये ए और बी की वैल्यूज को जो है वो स्वैप कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जस्ट आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ मैंने प्रोग्राम्स जो है वो शामिल किए हैं। लेकिन अगेन मैंने आपसे जैसे पहले डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ने से या किसी टीचर के करवाने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग जो है वो करने से आती है। ये क्रिएटिविटी स्किल है, तो ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रामिंग आपकी क्लियर नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के कुछ जो है वो असाइनमेंट्स, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आज आप लोगों को करवाए हैं। अब ये है कि कुछ जो है वो मैंने असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो सेट की हैं। आप इन असाइनमेंट्स पे खुद से काम करें। होपफुली मैं संडे वाले दिन अपनी नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट लूँगा, तो उसमें मैं आपको ये असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये असाइनमेंट्स खुद से करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और फिर जब मैं इनको कराऊं तो आप उसके साथ अपने रिज़ल्ट को कंपेयर करें कि आपने क्या वैसे ही वो किए हैं, आपकी एक्यूरेसी जो है वो चेक हो जाएगी। तो इसके लिए जो है वो आप बेशक जिन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की है आप उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि चीटिंग ना करें और कोई इसमें जो है वो किसी दूसरे सोर्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें। अपने क्लास फेलोज से डिस्कस करने की बजाय आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ब्रीफ करूँगा। तो आप असाइनमेंट्स जो है वो करने की कोशिश करें और फिर इसको जो है वो जब मैं करवाऊँ तो फिर उसके साथ उसका कंपैरिजन करें कि आपने कितना एक्यूरेटली वो असाइनमेंट्स किए हैं। द फर्स्ट असाइनमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड in kilometers. Write the program to convert the distance in meters, feet, inches and centimeter. अब इसमें यह है कि आपने जो दो सिटीज़, कोई भी दो सिटीज़ फर्ज कर लेने और उनमें जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में, फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस इन किलोमीटर आप एंटर करें वो 50, 60, 70, जो भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं वो किलोमीटर में उसको एज्यूम करें, और फिर जो वैल्यू आपने इनपुट की है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करें, फीट में कन्वर्ट करें, इंचेस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें। इसका मतलब यह हुआ कि किलोमीटर की वैल्यू आपने इनपुट करनी है और जो वैल्यू इनपुट आपने किया उसी वैल्यू को आपने मीटर्स में भी कन्वर्ट करना है, फीट में भी कन्वर्ट करना है, इंचेस में भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट करना है। तो एक वैल्यू को जो आपने इनपुट किया उसे मीटर, फीट, इंचेस और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना। फिर दूसरी प्रॉब्लम है इंटरचेंज द कंटेंट्स ऑफ टू वेरिएबल विदाउट इंट्रोड्यूसिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये देखेंगे मैंने आपको ये एक प्रैक्टिस करवाई है जिसमें दो वेरिएबल्स के कंटेंट्स को इंटरचेंज किया है, लेकिन उसमें हमने थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किया क्योंकि उसके बगैर जो है वो इंटरचेंजिंग जो है वो सामने लग रहा था कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी।
तो अब जो है जो एक असाइनमेंट आप लोगों को दी जा रही है उसमें यह है कि आप थर्ड वेरिएबल की हेल्प लिए बगैर आप उन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को जो है वो इंटरचेंज करें और थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं आपने करना। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज या उनके कंटेंट्स को आपने इंटरचेंज करना। फिर तीसरी प्रॉब्लम है कि if a 5-digit number is input through the keyboard, write a program to calculate the sum of its digits। कि एक 5 डिजिट नंबर आपने इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आप एंटर कर देते हैं 12,345। तो ये एक 5 डिजिट नंबर है 12,345। 1 2 3 4 और 5 5 डिजिट नंबर 12,345 आपने इनपुट किया किसी एक वेरिएबल में। लेट से ए की वैल्यू आपने इनपुट की 12,345 और प्रोग्राम क्या करे कि आपको 12,345 जो डिजिट्स बन रही है इनका सम जो है वो डिस्प्ले करे। जैसे 12,345 का सम जो है वो क्या बन रहा है 3 3 6 4 10 और 15। 12,345 का जो सम है दैट इज 15। तो ये जो 1 2 3 4 5 डिजिट्स बन रही हैं 5 डिजिट्स में इसका जो सम आ रहा है दैट इज 15। तो 15 मस्ट बी डिस्प्लेड। सो कोई भी 5 डिजिट नंबर 24,541 इसका जो सम बन रहा है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपने एक नंबर इनपुट करना है लेकिन वो एक नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए और रिजल्ट के तौर पे उन डिजिट्स का सम जो है वो डिस्प्ले हो। फिर नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो ये है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड एंड द प्रॉफिट अर्नड ऑन इट इज आल्सो इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। यानी कि दो चीज़ें आपने इनपुट करनी है कि कोई आइटम जो है वो आपने बेचा है उसकी प्राइस आपने इनपुट करनी है और जो आपको प्रॉफिट हुआ है बेचने पे वो आपने इनपुट करना है। राइट डाउन द प्रोग्राम टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। तो बेसिकली प्रोग्राम जो है वो फाइंड करके बताया कि वो आइटम आपने खरीदा कितने का। तो दो चीज़ें आपने इनपुट करनी है और तीसरी चीज़ डिस्प्ले करनी है। तो जो इनपुट करनी है उसमें क्या क्या है कि आपने वो आइटम जो है वो बेचा कितने का और उस पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है मीन जो आइटम खरीदा है वो कितने का था वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जो है वो इनपुट करना है और कॉस्ट प्राइस जो है ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये 5 असाइनमेंट्स हैं। मैं इंशाल्लाह संडे तक आपको जो है वो इन असाइनमेंट्स का सलूशन अपलोड कर दूंगा। लेकिन यह है कि मेरे सलूशन से पहले कोशिश करें कि आप इन असाइनमेंट्स को खुद से सॉल्व करें क्योंकि जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग आपको तब तक नहीं आएगी। तो गलत करें ठीक करें एरर्स के साथ करें बट यू नीड टू स्टार्ट योर ओन प्रोग्राम्स। तो तभी आप एक अच्छे जो है वो प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो मैं आप लोगों को जो है वो इसके सॉल्यूशंस दूंगा। उसके लिए आपके पास एक दिन मौजूद है। आप ये पांचों प्रॉब्लम्स जो है वो करें और उसके बाद जब मैं आपको सॉल्यूशन दूं तो आप अपने रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।